माई सेल्फ नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल क्वांटम अकेडमी ऑफ फिजिक्स। आज बच्चों हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो टॉपिक है रहेगा वेलोसिटी सेलेक्टर, और उससे रेलिवेंट आगे कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और आगे कंटेंट पढ़ाऊंगा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगने का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है। पिछली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। पिछली वीडियो में आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, और आज का लेक्चर भी इक्वली इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से सुनना। टॉपिक है वेलोसिटी सेलेक्टर। तो टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं उसको वर्बली आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने से पहले आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब क्या है। जैसा कि नाम में है, वेलोसिटी के बेसिस पर हमने कुछ सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है बच्चों कि मैंने बहुत सारे घोड़ों को भगाया एक ग्राउंड में, और मुझे एक पर्टिकुलर ऐसी कैटेगरी के घोड़े चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ 90 किलोमीटर या 90 मीटर पर सेकंड से भागते हो। मुझे सिर्फ वो घोड़े चाहिए जो 90 मीटर पर सेकंड से भागते हो, उससे कम वाले घोड़े भी नहीं चाहिए, ना उससे ज्यादा वाले चाहिए। तो यानी कि मैं वेलोसिटी उनकी जो सामने की तरफ मोशन होगा, मोशन के बेसिस पर सेलेक्ट करूंगा घोड़ों को। बस वहां घोड़े नहीं होकर अब हम क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स की बात करेंगे। देखो हम एक काम करते हैं बच्चों कि सपोज मैं क्या करता हूं, एक मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं। ऐसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया आउटवर्ड, एक ऐसा रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बच्चों आउटवर्ड है। ठीक है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यहां पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स की बीम को प्रोजेक्ट करूं, और मैं ये चाहता हूं कि हमेशा जो चार्ज पार्टिकल की बीम है उसमें से कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल, ये जो सामने मैंने एक स्लिट बनाई है, एक सामने एक होल बनाया है, इसमें से निकलकर मुझे यहां पर मिल जाए इस पर्टिकुलर रीजन में। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सोचो क्यों? क्योंकि जैसे ही चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर हो गया, आपको पता है इन पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अगर मैं चार्ज पार्टिकल को अंदर की तरफ मूव कराऊंगा तो इन पर लगना हो जाएगा स्टार्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। देखो मैग्नेटिक फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देखो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। यानी कि अगर यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में कोई भी क्यू चार्ज अंदर एंटर होगा, यहां पर एंटर होते ही उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स। समझ पा रहे हो इस बात को? तो मुझे यह समझ आ रहा है कि भाई पार्टिकल पर नीचे यानी कि -j कैप डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जिसको बोल रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह पार्टिकल नीचे ना जाकर ये सीधा जाए। आपको पता है कि इसके बाद कहानी क्या होगी, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। मैं चाहता हूं नहीं, ये पार्टिकल यहां से बाहर निकले। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्यों ना मैं जैसे नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, क्यों ना एक फोर्स ऐसा लगा दिया जाए जो उस पर ऊपर की तरफ एक्ट करे। मान लो कोई ऐसा फोर्स जो ऊपर की तरफ एक्ट करे और सेम अमाउंट में एक्ट करे। इससे क्या होगा, इस पर लगने, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, इस पर लगने वाला जो ऊपर की तरफ फोर्स है वो नीचे वाले फोर्स के इक्वल होगा, और इसके ना ऊपर की तरफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा ना नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, और हमेशा सीधा सीधा चलकर यहां से बाहर निकल जाएगा। तो मुझे अल्टीमेटली एक और फोर्स की जरूरत है जो इसको काउंटर बैलेंस कर दे। तो मुझे पता लग रहा है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं ना बच्चों, मैं क्या करता हूं, यहां पर ऊपर की तरफ हाईली नेगेटिव और नीचे की तरफ हाईली पॉजिटिव चार्ज प्लेट रख देता हूं। अब क्या होगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव ये डायरेक्शन हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो यानी कि ये एक ऐसा रीजन मैंने बना दिया है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है कि अगर ये क्यू चार्ज पार्टिकल है तो ये पॉजिटिव की वजह से ऊपर की तरफ रिपेल होगा। यानी कि जो मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है वो इस चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ क्या लगाने लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये वही लॉरेंज फोर्स वाला कंसेप्ट है कि मैंने परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर रख दिया। अब पार्टिकल पर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है क्यू वी बी साइन थीटा और एक लग रहा है क्यू इनटू में ई। अब
मुझे बस इतना करना है, इफ आई वांट कि पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाए, तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो माइनस जे कैप हो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ले अलोंग जे कैप हो, और मैग्नेटिक फोर्स किसी भी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल बना दिया जाए, तो उससे क्या होगा, पार्टिकल हमेशा सीधा सीधा यहां से निकल जाएगा। अच्छा, अब देखो इसके लिए मेन जो आपको बात समझनी है, मेन कंडीशंस क्या है। देखो अगर मैं यहां पर ये कंडीशन फुलफिल करता हूं तो ये वेलोसिटी सिलेक्टर है, अदरवाइज ये वेलोसिटी सिलेक्टर कभी काम नहीं करेगा। देखो कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन, हमेशा जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वी वेक्टर वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। देखो पार्टिकल सामने जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ऊपर की तरफ, है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जो पार्टिकल का जो वी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, तभी तो sin 90 वाला कंपोनेंट वहां है। क्या वो वी भी sin 90? पीछे हमने यही पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तभी फोर्स आपका सर्कुलर मोशन वाला लगेगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो बाहर की तरफ है, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और वेलोसिटी सामने की तरफ, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तभी तो फोर्स नीचे लग रहा है। अच्छा, और तीसरी और इंपॉर्टेंट कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये बात भी ठीक है। देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जे कैप है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, के कैप है। और आपको पता है कि जे कैप मतलब ऊपर की तरफ और के कैप यानी कि बाहर की तरफ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब ये कंडीशन आप अप्लाई कर दोगे तब आप उम्मीद कर सकते हो कि कोई चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स 180 डिग्री के एंगल पर लगने लग जाएंगे। अब ऐसा करने से देखो, जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ऐसा करने से यहां पर आपको ये मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी कि Fe और जो मैग्नेटिक फोर्स यानी कि Fm, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, वो क्या बन रहा है, 180 डिग्री। क्योंकि एक एक्ट कर रहा है अलोंग जे कैप, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक्ट कर रहा है अलोंग जे कैप, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्ट कर रहा है अलोंग माइनस जे कैप, और तभी इनको काउंटर बैलेंस कराया जा सकता है। ये वही कंडीशन है कि मैं चार्ज पार्टिकल को सीधा सीधा निकाल सकता हूं, क्योंकि हर पॉइंट पर ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या काउंटर बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा अगर मैं कंडीशन अप्लाई कर लूं। अब हम डेफिनेशन पर आते हैं। आपको सेटअप तो समझ आ गया, ठीक है। अब हम इसके डेफिनेशन पर आते हैं। तो वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा अरेंजमेंट है बच्चों जिसमें मैं सिलेक्ट करूंगा, किसको सिलेक्ट करूंगा, चार्ज पार्टिकल्स को, और चार्ज पार्टिकल भी वो सिलेक्ट करूंगा जिनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, ठीक है। और वो चार्ज पार्टिकल किसका हिस्सा है, एक बीम का हिस्सा है, जो कहां पर पास कर दी हमने, एक ऐसे स्पेस में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो बेसिकली इट इज एन अरेंजमेंट वेयर you passes a charge particle beam through a space where electric field and magnetic field are present normally to each other, and on the basis of particular velocity you will select some particle which go undeflected। क्या कहानी मैंने गा दी, अब मैं बताता हूं आपको। देखो सेटअप अगर आपने समझ लिया ना, डेफिनेशन अगर आपने नोट डाउन कर ली है वीडियो को पॉज करके, तो देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं बच्चों तो वो होता है क्यू ई, ठीक है। देखो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि ये तो कर दिया मैंने फिक्स, मान लो। देखो इसको सेटअप को कैसे भी लगा सकते हो। पहले मान लो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाद में अप्लाई कर दो, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज फिक्स है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने एक बार लगा दिया, ठीक है, आपने उसको फिक्स कर दिया, चार्ज आपको पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको चेंज नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, देखो यहां पर कंडीशन सिर्फ ये नहीं है कि अपोजिट होना चाहिए, ये भी कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी तो दो वेक्टर का जो सम है आपको जीरो मिलेगा, तभी तो दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का सम है आपको जीरो मिलेगा। आप ये तो चीज आपको वैलिड आ गई, यहां पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या आ गए, यहां पर रिजल्टेंट मिल गया। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को खत्म कब कर सकते हैं, नेट इफेक्ट फोर्स का जीरो कब हो सकता है, जब मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल हो। तो वो देखो कैसे हो सकता है। मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, क्या वी भी साइन थीटा वाला कंसेप्ट लगाएंगे, क्योंकि हमने भी पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स तो यही होता है। और आपको पता भी है कि जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, क्या वी भी
इफ आई सेलेक्ट, आई नहीं वही लिख लेते हैं, चलो मिलजुल कर हम सेलेक्ट करते हैं। इफ वी सेलेक्ट अ पर्टिकुलर वी, अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना मेरे हाथ में, मैग्नेटिक फोर्स को चेंज करना मेरे हाथ में। देखो अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स को कैसे चेंज कर सकता हूं, अगर मैं वेलोसिटी को कुछ ऐसा पिक कर लूं कि वेलोसिटी मैंने वो चूज कर ली जिससे जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स है वो इंक्रीज होते 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 एफ के इक्वल आ गया। देखो एफ को तो आप चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप वेलोसिटी को बदल कर, देखो वेलोसिटी को बदल कर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ला सकते, मतलब इस मैग्नेटिक फोर्स को इस इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल ला सकते हो। क्या वो भी है ना, देखो अगर आप वेलोसिटी को कुछ ऐसा बना लो, वेलोसिटी को कम या ज्यादा कर लो कि वो जो मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल पर लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल आ जाए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी अपने आप। जैसे कि मान लो आपने फिक्स कर दिया कि भाई जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना लग रहा है 100 न्यूटन कूलम इनवर्स। अब आपको पता है कि आपको किसी भी तरह इसको 100 न्यूटन कूलम इनवर्स बनाना है, तभी कोई पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा पाएगा। तो आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फोर्स को 100 न्यूटन कूलम इनवर्स बनाने के लिए, कूलम इनवर्स बोल रहा हूं, देखो न्यूटन आएगा यहां पर क्योंकि फोर्स की बात करो ना। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर वो 100 न्यूटन है, तो आपको क्या चाहिए 100 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो 100 न्यूटन को कैसे बनाओगे, आप चार्ज को देखोगे, आप मैग्नेटिक फील्ड को देखोगे, ठीक है, इनका प्रोडक्ट करोगे। अब मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, मैं ऐसी क्या वेलोसिटी दूं कि ये 100 न्यूटन बन जाए पूरा रिजल्ट। तो मेरे हाथ में है सारा कुछ कि मैं क्या वी रख सकता हूं यहां पर। तो यही खेल आपने समझना है बच्चों। इसको जरा लिख लेना थ्योरेटिकली, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से। देखो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, देखो अब मैं क्या लिख रहा हूं, एफ ई प्लस एफ एम, इन दोनों का जो सम है अगर 0 के इक्वल आ जाए, अगर इन दोनों का सम 0 के इक्वल आ जाए तो मैं बोल दूंगा कि जो क्यू है वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, क्यू गो अनडिफ्लेक्टेड। तो क्यू ई की वैल्यू क्या है, मतलब एफ ई की वैल्यू क्या है, क्यू ई कहां पर लग रहा था, क्यू ई लग रहा था कहां पर, अलोंग जे कैप। अगर मैं वेक्टर लिख दूं यहां पर, वेक्टर सम 0 है, तो ये कहां पर लग रहा था, अलोंग जे कैप। और ये एफ एम कहां लग रहा है, प्लस क्यू वी बी माइनस जे कैप लग रहा है, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो अल्टीमेटली मैं लिखूं, अगर मुझे क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी मिल जाए, क्यू ई इक्वल्स टू क्यू वी बी मिल जाए, तो यानी कि मुझे वो वेलोसिटी चाहिए जिसका रेशो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशो के इक्वल आ जाए। अगर मुझे ऐसी वेलोसिटी मिल जाए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशो के इक्वल है, तो उस वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स को मैं अनडिफ्लेक्टेड गुजार सकता हूं। अब मुझे पता है कि यहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन एक बार आप ये कंडीशन लिखो, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूं, ठीक है। इसको एक बार आप लिख लो, फिर मैं डिटेल में बताता हूं। सी, अब मैं क्या करूंगा, देखो जैसे कि मान लो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कुछ x जो मैंने अप्लाई किया स्टार्टिंग में, ठीक है। मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है x न्यूटन कूलम इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है y टेस्ला, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू y टेस्ला। मैं ये देखूंगा कि x बाय y का रेशो क्या आ रहा है। मान लो x बाय y का रेशो आ गया जैसे कि 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब 100 आ गया, मान लो x बाय y का रेशो क्या आ गया, 100 फैक्टर आ गया ये, ठीक है। तो मुझे पता होगा कि अगर एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड करके मुझे 100 मिल रहे हैं, तो अगर यहां पर बहुत सारी अलग अलग वेलोसिटी के पार्टिकल्स हुए, सिर्फ वही पार्टिकल्स बिल्कुल सीधा गुजर पाएंगे, बिल्कुल सीधा निकल पाएंगे जो इस फैक्टर को मैच कर जाएंगे, और बाकी सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। डिफ्लेक्ट कैसे होंगे वो समझो पहले एक बार। देखो अगर मैं बोलूं इफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा हो गया, अब 2 मिनट के लिए समझो जरा, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां पर लग रहा है, जे कैप की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फोर्स कहां पर लग रहा है, माइनस जे कैप की डायरेक्शन में। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल है वो कहां पर टकराना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे यहां पर ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरफ, ठीक है। तो मैं बोलूंगा पार्टिकल, कौन से पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स, क्या लिख देता हूं, क्या विल
डिफ्लेक्ट पैराबोलिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं आपको यह बोल दूं कि इफ मैग्नेटिक फोर्स बिकम ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यानी कि माइनस जे कैप की तरफ क्या फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो यही चार्ज पार्टिकल कहां पर डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, और यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो मैं बोलूंगा कि कंडीशन वही है सारी की सारी, बस ये आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या विल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग पैराबोलिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर FE इक्वल्स टू FB आ जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो पार्टिकल पर लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल आ जाए, उस कंडीशन में आपको पता है कि पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल क्या विल गो स्ट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से मैं किसी पार्टिकल को बिल्कुल सीधा मूव करा सकता हूं। मुझे करना क्या है, मुझे बस पार्टिकल की वेलोसिटी को उतना बनाना है कि वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल आ जाए, और इस तरह से मैं उन सिलेक्टेड पार्टिकल्स को इस स्लिट में से गुजार पाऊंगा जो मुझे चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे हो गया कि मान लो यहां पर हमने 100 अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो किया और सभी की वेलोसिटी अलग अलग है, 100 अल्फा पार्टिकल्स को हमने थ्रो किया जिन सबकी वेलोसिटी क्या अलग अलग है। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक ऐसी पर्टिकुलर वेलोसिटी का अल्फा पार्टिकल सीधा चाहिए जो E/B रेशियो को मैच कर जाए, मतलब जो इस E/B को सोल्व करके वैल्यू आएगी उस रेशियो को मैच कर जाए, जिसकी भी वेलोसिटी उसके बिल्कुल इक्वल होगी वो निकल जाएंगे सीधा, जिसकी उससे थोड़ी सी कम या ज्यादा होगी, कम या ज्यादा इन द सेंस कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर ज्यादा लग रहा हुआ तो ऊपर की तरफ यहां पर टकराएंगे, अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग रहा हुआ तो यहां पर टकराएंगे, अगर दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो सीधा निकल जाएंगे। तो ये खेल है वेलोसिटी सिलेक्टर का। इसके बेसिस पर आप पार्टिकल्स को वेलोसिटी के आधार पर सिलेक्ट कर सकते हो और उसको केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करा सकते हो। अगर मुझे बॉम्बार्डिंग करनी है, ठीक है, या कोई भी XYZ मुझे कोई कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म करना है, कई रिएक्शंस क्या होते हैं बॉम्बार्डिंग ऑफ माइन्यूट चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होती है, जैसे कि चाहे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो, चाहे वो आपका अल्फा स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट हो। मुझे अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करना है, बीम की फॉर्म में स्कैटर करना है, तो बीम की फॉर्म में स्कैटर करने के लिए मैं कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स ही क्या फोल्ड कराना चाहता हूं, तो उसकी वो मैं ऐसे बीम फॉर्मेशन कर सकता हूं यहां से। ठीक है, तो ये टॉपिक को मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, इतना वैसे मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पता होना चाहिए था बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब समझ आया होगा और ये समझ आया होगा कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है E/B, ये आगे इन फ्यूचर एक बार दोबारा भी आएगी, इसलिए इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब एक नया एक्सप्रेशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो भी हमने पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। अब यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी है एक रीजन में, उसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया। अब करंट कैरिंग कंडक्टर खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, उसको रख भी मैग्नेटिक फील्ड में दिया तो डेफिनेटली उस पर फोर्स तो लगेगा ना। 10th क्लास में जब आपने पढ़ा था तो आपको ये तो सिखाया गया था, व्हेनेवर यू केप्ट अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया था तब कि वो फोर्स की वैल्यू क्या है। तो वो आज हम उसको जानेंगे, आज उसका हम खुलासा करते हैं। तो एक सुंदर सी हेडिंग दो जरा, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मान लो कि यहां पर स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल है, यहां पर स्ट्रॉन्ग साउथ पोल है, मान लो, मानने में क्या जाता है। अगर नहीं मानना तो छोड़ो, हम एक काम कर सकते हैं, सीधा सीधा हम बोल देते हैं कि भाई मान लो किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसे, देखो जैसे मैं बना रहा हूं। बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये होगा ना, नॉर्थ पोल यहां, साउथ पोल यहाँ। अब इसको तुम कोई मर्जी एक्सिस मान लेते हो, कुछ बच्चे हैं हमारे पास जो सिर्फ जेड एक्सिस ही मानना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, इसको जेड डायरेक्शन मान लो, कॉम्प्लिकेटेड मत करना बस चीज़ों को, है ना। वोट एक्सिस मानो जो आपके लिए क्या इजी रहे, जिसमें आप इजीली एक्सप्लेन कर सको चीज़ें। कंसेप्ट तो वही रहेगा, एक्सिस जैसे मर्जी मान लो आप। चलो अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे प्लेस कर दूं,
मान लो ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने प्लेस कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, वो मान लो फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है बी से ए की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, लिख देता हूं यहां पर आई, ठीक है, ओके। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में है, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है ऐसे अलोंग आई कैप। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट की एक पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन ना देकर एक एंगल दे दिया मैंने कि करंट एक वायर में फ्लो कर रहा है ऐसे। अच्छा एक चीज समझते हैं हम कि करंट बेसिकली बना किससे है, एक्चुअल में मूवमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से तो करंट बने। अगर करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ले रहा हूं मैं ऊपर की तरफ, तो यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, वो कहां पर फ्लो कर रहे हैं, वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं ऐसे, है ना। अगर करंट ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं। अच्छा अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, पढ़ा था। तो देखो जरा यहां पर, अगर मैं आपको ये बोलूं कि लेट अस कंसीडर, इसको देखो प्रॉपर डेफिनेशन मतलब कैसे अटेम्प्ट करना है। लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर in a uniform magnetic field. Let us consider a current carrying straight conductor in a uniform magnetic field, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर हमने इसको क्या प्लेस कर दिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमने सीधा रखा या बिल्कुल पैरेलल कर दिया, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर रख दिया। मुझे ये बताओ, अगर मुझे ये लिखना हो कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन ने कितना चार्ज एक्सपीरियंस किया, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहां पर मूव कर रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है ना। तो देखो आपको मैंने सिखाया था कि उस एक मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पर लगता है वो क्या लगता है, क्या वो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहां पर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो लगा नहीं सकते, क्योंकि यहां पर चार्ज की मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड या करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो इसलिए यहां पर मुझे क्या वी क्रॉस बी करना पड़ेगा। अब आप ये देखो जरा कि वी क्रॉस बी के अकॉर्डिंग वी वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो वी वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो मेरा जो राइट हैंड का पाम कैसे जा रहा है, बी से ए की तरफ ऐसे आपका जाना चाहिए, ठीक है। और देखो ये एंगल थीटा बन रहा है यहां पर, यानी कि जो ये एंगल है वो ये एंगल है, तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे जो मेरा थंब है वो इनवर्ड आ रहा है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इससे मुझे ये तो पता लग गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है बच्चों, वो कहां पर लग रहा होगा, वो लग रहा होगा अलोंग माइनस के कैप, इनवर्ड लग रहा है। इससे तो मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि इनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड लग रहा है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई वी बी साइन थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो क्या होगा, ई वी बी साइन थीटा। अगर डायरेक्शन लिखूंगा तो होगा माइनस ई वी बी साइन थीटा, या ई वी बी साइन थीटा माइनस के कैप लिख दूंगा, डायरेक्शन अगर लिखना चाहूं तो, ठीक है। तो अभी याद रखो कि इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, जो कहां लग रहा है, इनवर्ड। लेकिन इस कंडक्टर के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी है यहाँ पर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ए है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। तो मैंने आपको ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्म पढ़ाई थी बच्चों, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक टर्म पढ़ाई थी मैंने आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी पढ़ाई थी मैंने आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं बोलूं या ऐसा बोल दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या नंबर डेंसिटी बोल दो, बात एक ही है। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या, एरिया इनटू लेंथ। अगर मैं जानना चाहता हूं कि टोटल, देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स पर अंदर की तरफ उतना फोर्स लग रहा होगा? अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो फोर्स कितना हुआ, 100 इलेक्ट्रॉन्स इंटू में 1 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, तो 100 न्यूटन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स अगर 10 है तो 100 इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, 10 इंटू में 100। 5000 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, 5000 इंटू में
5000 इंटू में 10 न्यूटन लग रहा है ना एक पर, ठीक है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, यहां पर तो पूरे कंडक्टर की बात हो रही है। और पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लग क्यों रहा होगा? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाले फोर्स को निकाल लूं तो क्या मुझे इस पूरे कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स पता लग जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, यहां से मुझे पता लगा कि NaL स्मॉल n के इक्वल होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या आई, स्मॉल n A इंटू में L। ये मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज किया था, अगर आपको याद हो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, नंबर डेंसिटी इंटू में टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में लेंथ। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका मतलब ये होगा कितना चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखो पहले हम लगाते ना क्या वी बी साइन थीटा, कितना चार्ज हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको पढ़ाया था ना, क्या इज इक्वल टू एन ही होता है, जहां पर एन का मतलब होता है, स्मॉल एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या क्वांटाइजेशन में। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, NaL E। तो यानी कि टोटल चार्ज कितना आ गया मेरे पास, NaL इंटू में E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज कितना है मेरे पास, अब देखो टोटल चार्ज, देखो फॉर्मूला ये होता है ना क्या वी बी साइन थीटा। तो क्या टोटल चार्ज कितना है मेरे पास, NaL, इतने इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, तो इन सब पे चार्ज कितना, NaLE। और यहां पर क्या आ गया, VB साइन थीटा। यानी कि ये तो था एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, और ये वाला क्या हो गया, NaLE VB साइन थीटा। ये हो गया टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल फोर्स लिख देता हूं इसको मैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स। आई होप कि कैमरा में होगा, ठीक है। तो बच्चों एक बार ये कहानी समझ आई होगी आई होप। एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ये, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स ये, और सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रहा है वही तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर वाला फोर्स होगा। अब देखो आगे की कहानी, मैं इसको ऊपर से रब कर रहा हूं यहां से। जो मुझे यहां पर नजर आ रहा है बच्चों, देखो मुझे ये नजर आ रहा है कि जो टोटल फोर्स Fr है वो एक पर्टिकुलर लंबे चौड़े फैक्टर के इक्वल आ रहा है। देखो क्या आ रहा है यहां पर, N आ रहा है यहां पर, देखो N आ रहा है यहां पर देखो, इसको मैं एक ऑर्डर में लिखता हूं, मैं एक स्पेशल ऑर्डर में लिखता हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं V, फिर मैं लिख रहा हूं यहां पर इस L को लिख रहा हूं, फिर मैं लिख रहा हूं E को, फिर मैं लिख रहा हूं N को, फिर मैं लिख रहा हूं A को, अच्छा, और फिर मैं लिख रहा हूं यहां पर साइन थीटा को। सारे फैक्टर आ गए यहां पर, V E L सब कुछ आ चुका है। अच्छा अब मुझे ना इसमें हाँ थोड़ा सा ऑर्डर अलग हो गया, कोई बात नहीं। मैं लिख रहा हूं यहां पर वीना, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर वीना, और वीना के बीच में ये L था, L को यहां लिख दिया, यहां लिख दिया मैंने साइन थीटा। अब ना ये वीना सुनकर कुछ बच्चों की सिक्स्थ सेंस काम करने लग जाएगी। अच्छा वीना ये पढ़ा था कहीं ना कहीं, ये वीना कहां पर पढ़ा था, ये वीना शायद मैंने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब अगर इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली जो ये v में वेलोसिटी ले रहा हूं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो सकती है, क्योंकि करंट कैरी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो कौन सी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर इसकी नोटेशन क्या कर देता हूं मैं, यहां पर vd, हर जगह vd क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हमेशा वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं vd, ठीक है। ऐसे इसको नोटेट कर रहा हूं कि भाई ये तो vd है। अब देखो क्या ये v ना आपने पढ़ा था कहीं, I इज इक्वल टू VDENA, जब मैंने रिलेशनशिप कराई थी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो यानी कि इस पूरे फैक्टर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, F इज इक्वल टू IL। यहां पर एक चीज मिस हो गई मेरे ख्याल से, B लिखना भूल गए थे हम, तो B भी लिख दो। क्या बचा यहां पर, ILB साइन थीटा। तो मैंने एक स्केलर फॉर्म ड्राइव कर ली। भाई स्केलर फॉर्म क्या है फोर्स की, देखो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं यहां पर, स्केलर फॉर्म आई ILB साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो स्केलर फॉर्म निकालने में मैं कामयाब रहा। कंसेप्ट क्या लगाया आपके सामने है, ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। स्केलर फॉर्म डिराइव कर लिया हमने, ILB साइन थीटा। चलो अब स्केलर फॉर्म से तो चलो हमने एक स्टेज तो पूरी कर ली है, लेकिन अपन तो मानता है यहां पर डायरेक्शन की बिना कोई न्यूमेरिकल करने का कोई फायदा नहीं। आपको पता है कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म अच्छे से आते ना तो परफेक्ट हो। अब तक आपने देखो क्या सीखा, मैंने आपको
मैग्नेटिक फील्ड वाले जो कंसेप्ट सिखाए थे सारे के सारे वेक्टर फॉर्म से सिखाए। इवन तक कि मैंने 2-3 लेक्चर आपको लाइव क्लास में भी वो डिटेल में बताया, ये हाथों की मूवमेंट। और आपने ये रियलाइज किया होगा कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म आती है ना तो आपके लिए हर जगह फोर्स निकालना बहुत ईजी हो गया। इमेजिन करो मैग्नेटिज्म जो भी आपने पढ़ा अब तक विदाउट वेक्टर, आप शायद कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते। इसलिए मैं हमेशा फोकस किस पे करता हूं, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपको वेक्टर्स को बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बार नहीं है कि आप इसको अवॉइड कर दोगे, ये आपकी लाइफ में बार बार आएगा। जब तक आपके पास फिजिक्स, आपके पास वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन साथ साथ चलेगा। तो क्यों ना एक काम करो यार, ये जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स हो, आप एक बार मतलब 6 दिन अगर आप फिजिक्स पढ़े हो, एक दिन क्यों ना आप रिकॉल करो वेक्टर्स को, दोबारा से एक दिन रिकॉल करो सभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के रूल्स को, वो आपको हेल्प करेंगे, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। मैंने देखा है कि जनरली अगर बच्चा +1 में वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इन टूल्स को ढंग से नहीं सीखता, उसको लगता है कि चलो अभी अवॉइड कर देता हूं, पूरे 2 साल सफर करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है। इसलिए मैं पूरा फोकस करता हूं कि +1 में बच्चे को मैथमेटिकल टूल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। जब हम +1 में होते हैं तो हमको उनकी वैल्यू नहीं पता लगती, क्योंकि 10 से हम आए हैं, हमको लगता है कि वो नई नए सब कुछ माहौल है, नई नई किताबें हैं, और हमको नहीं पता कि आने वाले 2 साल में वेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। लेकिन एक टीचर को पता है, क्योंकि उसने 2 साल बच्चे को पढ़ाना है। इसलिए अगर आपका कोई जूनियर भी हो, उसको एक चीज जरूर सिखाना कि भाई वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से रट ले, अच्छे से कर ले, क्योंकि 2 साल तो वरना सफर करेगा। ठीक है, जज्बाती कर दिया आपने मुझे आज। चलो देखो, वापस मुद्दे पर आओ यार। ILB sin थीटा। अब देख, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर कभी हो नहीं सकता। लेंथ वेक्टर तब हो सकती है जब मैं इसको करंट एलिमेंट मान लूं। लेंथ वेक्टर कब हो सकती है, जब मैं इसको करंट एलिमेंट मान लूं। तो मैं कंबाइनली बोल देता हूं कि IL वेक्टर करंट एलिमेंट, ये एक बहुत बड़ा करंट एलिमेंट बन गया है ना, वरना आप कह लेते थे आइडियल, मैं बोल रहा हूं करंट एलिमेंट, ये लेंथ। अब करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपको ये समझ आ रहा है कि देखो, करंट एलिमेंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो ये मैं देखो क्या लिख रहा हूं, जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट, कि IL क्रॉस B होना चाहिए। ये इट शुड बी क्रॉस, देखो LB sin थीटा है ना, इट शुड बी L क्रॉस B। अब कई बच्चे माइंड में ये कैलकुलेशन करने लग जाएंगे कि भाई सर ने तो L क्रॉस B लिख दिया, तो लॉजिक है इसका लॉजिक ये है कि देखो, अगर मैं L क्रॉस B पाम रूल अप्लाई करूं, देखो L, पहले L वेक्टर क्रॉस B करूं, सॉरी गलत हाथ यूज कर रहा हूं, राइट हैंड यूज करना है। अगर मैं L क्रॉस B करूं, राइट हैंड से स्क्रू रूल लगा रहा हूं, L क्रॉस B करूं, देखो L ऐसे B सामने, L ऐसे B सामने, थंब इनवर्ट आ रहा है, क्या L क्रॉस B सेटिस्फाई कर रहा है, क्या L क्रॉस B सेटिस्फाई कर रहा है इनवर्ट फोर्स को। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ना यहां पर कि इनवर्ट फोर्स लग रहा है, L क्रॉस B सेटिस्फाइंग की फोर्स इनवर्ट लग रहा है। अगर मैं B क्रॉस L करता हूं, इसको देखो, अगर मैं B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर करता हूं, B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर, थंब आउटवर्ड आ रहा है, B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर, थंब आउटवर्ड आ रहा है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं अब से फोर्स को क्या लिखूंगा, जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा है, इस पर्टिकुलर केस में वो ये लग रहा है IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और कहां पर एक्ट कर रहा है, इनवर्ट, तो लिख दूंगा यहां पर -k कैप, इस कंडीशन में -k कैप। ठीक है, अच्छा कंडीशन देखो, फोर्स मैक्सिमम कब हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप सुंदर बढ़िया तरीके से इसको बनाना। फोर्स विल बी मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो यानी कि जो फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा, ILB sin 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, ILB। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। अच्छा, मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ILB sin 0। अगर फोर्स ILB sin 0 है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 हो गई। सेम 180 डिग्री के लिए, 180 डिग्री में भी क्या होगा, अगर आप sin 180 डिग्री पुट कर दोगे 0 की जगह पर, तब भी आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स 0। यानी कि बच्चों, अगर ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ऐसे पड़ा होता, करंट बेशक इस डायरेक्शन में, अगर करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ होती तब भी इस पर लगने वाला फोर्स क्या होता, 0। अगर करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होती तब भी इस पर लगने वाला फोर्स क्या होता, 0। ठीक है, तो whenever a conductor, current carrying conductor is placed along the magnetic field, there will be no force।
रीजन क्या है? क्योंकि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है। यार पार्टिकल के केस में भी तो यही था, V क्रॉस B, वहां पर भी तो यही था। अगर पार्टिकल 0 डिग्री पर है या 180 डिग्री पर है तो क्या होगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगी। सेम कंडक्टर के साथ है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अभी समझ आ गया होगा कि आई एल क्रॉस बी क्यों आया, बी क्रॉस एल क्यों नहीं आया। अच्छा, एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो ये है, फिलहाल मैं ये नीचे से रब कर रहा हूं इसको, फिलहाल मैं नीचे से रब कर रहा हूं। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, देखो जो एफ वेक्टर है वो किसके इक्वल है? आई एल क्रॉस बी वेक्टर के। इसे ये भी पता लगता है कि जो लगने वाला फोर्स है वो लेंथ के भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब करंट एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा, सॉरी, और किसके? मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देखो फोर्स लग कहां पर है, लग कहां पर है? के कैप पे लग रहा है। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं एल क्रॉस बी? अगर मान लो ये स्ट्रेट कंडक्टर होता है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, अब करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी? जे कैप। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी? जे कैप। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या? आई कैप। अब आप क्या करोगे? जे क्रॉस आई, तो इनवर्ड फोर्स लग रहा है तो फोर्स क्या आ गया? अलोंग के कैप आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? अलोंग के कैप। ये कहां पर था? अलोंग जे कैप। ये कहां है? अलोंग के कैप। ये कहां था? अलोंग आई कैप। तो लगने वाला फोर्स एल और बी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बच्चों समझ आया होगा। अब कुछ स्पेशल केसेस पर आते हैं, कुछ और अच्छा करते हैं, कुछ और आगे चलते हैं। अब कई बच्चे मुझे बोल रहे थे 10 इयर्स में से क्वेश्चन भेज के, ये ILB sin थीटा कहाँ यूज होगा सर? तो ये रहा भाई, आपके सामने हाजिर कर दिया। ये ILB sin थीटा, इसको अप्लाई करना सीखते हो। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा बच्चों चैप्टर करने में। तो बच्चों अब एक स्पेशल केस कर रहे हैं कि अगर मान लो किसी वायर को मैं क्लोज स्क्वायर लूप में कन्वर्ट कर दूं और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, देखते हैं। अब देखो मैं नेट फोर्स कैसे निकाल सकता हूं? मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकता हूं, स्क्रू रूल से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अभी मुझे ये समझ आ रहा है कि ये चारों की चारों जो आर्म है ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि चारों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि लेंथ वेक्टर, इसको आप देखो करंट एलिमेंट से अगर सुटेबल वर्ड यूज करना चाहो तो लेंथ वेक्टर यूज कर सकते हो अगर आप चाहो, क्योंकि यहां पर लेंथ को मैं वेक्टर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां पर लेंथ, अगर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल चेंज हो जाए तो मेरा करंट, जो मेरा फोर्स है वो वैल्यू अफेक्ट हो रही है। तो लेंथ कैन बी कंसीडर्ड एज वेक्टर, जैसे कि हमने एरिया को वेक्टर लिया था, तो लेंथ वेक्टर बोलना भी सही रहेगा इसको। फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फादर मदर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट जा रहा है ऐसे भी, देखो फोर्स ऊपर लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ने इस वायर पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, क्या? ILB sin 90 मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा अब इसकी तरफ आए, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, तो फोर्स का लग रहा है देखो थंब की डायरेक्शन में, तो इस पर भी फोर्स क्या लगा बच्चों? ILB। ओके, इस पर कहाँ लग रहा है? अलोंग जे कैप लग रहा है। इस पर कहाँ पर लग रहा है? इस पर कहाँ पर लग रहा है? इस पर अलोंग आई कैप लग रहा है। ओके, आई कैप आई कैप आई कैप। ओके, नीचे वाली वायर पे देखिए जरा, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट C से D, तो देखो फोर्स का लग रहा है नीचे की तरफ, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? इस पर भी ILB लग रहा है। अच्छा इस वायर पर आए, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स देखो कहाँ लग रहा है? इधर की तरफ लग रहा है। तो लो जी, अब इससे आपको क्या कहानी समझ आ रही है बच्चों? ये माइनस जे कैप और ये क्या जाएगा? माइनस आई कैप। इससे ये कहानी समझ आ रही है कि ये वाला फोर्स, इस फोर्स को क्या, देखो एक्चुअल में ये कहानी बन रही है, यहाँ पर चार फोर्स एक्ट कर रहे हो, चारों की चारों क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ऑलवेज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग स्क्वायर लूप बिकम्स 0। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा बच्चों इस केस में? 0 हो जाएगा। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि अब एक स्क्वायर ना होकर बच्चों एक ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो ये A, ये B और ये C, और करंट फ्लो कर रहा है मान लो कुछ ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, A से C, C से B और B से A। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड हमने बना दिया इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या हो गया बच्चों? Z एक्सिस माइनस के कैप। तो अब इस केस में अगर मैं देखूं फादर मदर चाइल्ड, क्या ये लगा सकता हूं? देखिए
नहीं लगा पाऊंगा, नहीं लगा पाऊंगा। इसे देखो, इसे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो डायरेक्शन देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं यहाँ पर वही चीज़ लगाऊंगा जो हर जगह वैलिड है, दैट इज स्क्रू रूल। राइट हैंड देखो, लेंथ वेक्टर क्या है यहाँ पर, बी से ए की तरफ, तो लेंथ वेक्टर की जगह ये देखो, और पाम को क्या घुमाना है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो देखो फोर्स आ रहा है, और क्या फोर्स जो आएगा वो इस लेंथ के परपेंडिकुलर आएगा, तो ये एंगल क्या बन रहा होगा बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री, और ये आ गया मेरा एक फोर्स F। कितना आया ये, ILB आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखो बच्चों, देखो इस बार नीचे की तरफ थम अंदर, मतलब ये नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो V मतलब सॉरी L क्रॉस B, थम इधर की तरफ आ रहा है और लेंथ के परपेंडिकुलर लेना है, क्योंकि मैग्नेटिक जो फोर्स लग रहा है इस पर, तो लेंथ के परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ILB। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो इन दो के बीच में जो एंगल बनेगा, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे इस तरह से, क्या एंगल बनेगा, देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो 360 कब हो सकता है, ये 90 90 180 और 60, 180 और 60 240, तो यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो ये वेक्टर एक्ट कर रहे हैं ऐसे फोर्स के F और F, इनके बीच का जो एंगल बच्चों बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, 120 डिग्री आ गया, है ना। प्रूफ कर दिया हमने। कई बार हम इसको मतलब लिख लेते हैं लेकिन पता भी नहीं चाहिए कि 120 डिग्री कैसे आया। अच्छा, इसके बाद जो ये नीचे है देखो, अब अपने राइट हैंड के पाम को देखो, ये L वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स नीचे की तरफ, तो यहां पर देखो जरा बच्चों, यहां पर लगने वाला फोर्स क्या होगा ऐसे, तो यानी कि ये वाला फोर्स ऐसे लिख लूं इस तरह से, क्योंकि हर जगह लेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, करंट भी सेम फ्लो कर रहा है, तो तीनों वेक्टर्स इक्वल है आपस में। अब ये कौन सा पेयर बन रहा है, ये एंगल भी 120 डिग्री, ये एंगल भी 120 डिग्री, ये चीज हमने पहले भी कर रखी है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इनके इक्वल ही आएगा, F के इक्वल, और ये F और ये F एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो ये भी अगर ट्रायंगल रखूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल रखूं, तो जो नेट फोर्स आएगा बच्चों वो क्या आएगा, नेट फोर्स क्या आएगा, इसी सीधा लिख देता हूं, 0 आएगा, ठीक है। अगर लेंथ छोटी बड़ी होती तो ये रिजल्ट सेम ना मिलता, क्लोज लूप होता, लेकिन लेंथ अगर मैं छोटी बड़ी कर दूं, मान लो ये लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, ये लेंथ थोड़ी सी अलग है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल कर दूं, तो आपको IL1B, IL2B और IL3B जैसी कंडीशन मिलती है। तो वहां पर आप ये चीज अप्लाई ना कर पाते, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, पता होना चाहिए ये भी। तो बच्चों में न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी का भी पार्ट है और CBSE में भी एक बार आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। A straight wire of length 2 meter and mass 100 gram. It carries a current 2 ampere. Wire is hanging in air in horizontal position due to uniform magnetic field. Calculate magnetic field in that particular region. अब ये क्वेश्चन देखो, अगर आप इसको नोट डाउन कर चुके हो तो सोचो, अगर एक वायर जिसका कुछ ना कुछ मास है, अब यहाँ से हिंट क्या मिल रहा है, मास है, तो अगर वायर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में से बैलेंस हो जाए, हवा में तैरने लग जाए और इक्विलिब्रियम में आ जाए, है ना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब ऐसे, तो आपको ये लगेगा कि इसका जो मास है वो क्या नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, आपको ऐसा लगेगा। और आपको ये भी लगेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, उस वेट को बैलेंस कर रहा है, वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा है, तभी तो ये मिड एयर बैलेंस हो रही है। अरे वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा है तभी तो मिड एयर बैलेंस हो रही है। देखो कंडीशन ये कि भाई ये तो है वो वायर, ये वायर बनाई हमने इस तरह से, इसका जो mg है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इस mg को काउंटर बैलेंस अगर इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स कर दे, IL भी ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ, तो इसके अंदर नेट एक्सेलरेशन 0 आ जाएगी। खुद सोचो जरा, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बैलेंस कब हो सकती है, जब नीचे से कोई मैग्नेटिक फील्ड इस वायर को ऊपर की तरफ धकेल रहा हो, या मैग्नेटिक फील्ड नीचे से तो नहीं लग सकता, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इस फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा और ये बैलेंस कर रहा है तभी तो। देखो अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे से लग रहा है तो नहीं, गलत होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आउटवर्ड हमको नहीं लेने देना उससे कुछ, हमको इतना पता है कि बैलेंस होने की कंडीशन ये है कि ILB किसको mg के इक्वल आ गया, ठीक है। अगर ILB की डायरेक्शन J कैप है तो mg की डायरेक्शन के माइनस J कैप काउंटर बैलेंस तो तभी हो सकता है ना। तो यहां पर मुझे बताने कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा mg अपॉन में
IL मास कितना है बच्चों, यहाँ पर मास है कितना 100 ग्राम, देखा था हाँ 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब क्या होगा, इंटू में 10⁻³ या सीधा सीधा लिख देता हूँ 100 ग्राम का मतलब क्या 0.1 kg। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी ले लोगे, 9.8 ले लोगे। करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट 2 फ्लो कर रहा है। लेंथ कितनी है, लेंथ 2 है। तो ये कंडीशन जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। जो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों वो आएगा 0.245 टेस्ला। ठीक है, आपसे जो पूछा था आपने बता दिया। सिंपल सा लॉजिक था कि मैग्नेटिक फोर्स वेट को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी डाल रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर दिमाग लगाओगे अपना और क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। सपोज मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया जो कि कुछ ऐसी शेप का है जैसा कि मैं बना रहा हूँ ऐसे CAB। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। और मान लो कि ये जो एंगल है ये बन रहा है 30 डिग्री एंगल और ये एंगल भी बन रहा है 30 डिग्री और करंट फ्लो कर रहा है C से A और A से B। और यहाँ पर कंडीशन एक और दे दी कि मैंने AB जो है यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल है किसके, AC के। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने ये बताना है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। ऑप्शंस आर IBL/2 √2IBL और 4IBL। तो इनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। और आज कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने चैलेंजिंग बना दिया। हर कोई बच्चा मुझे सोल्व करके भेज देता था, आज थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं बच्चों। आज का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। अब आपके पास अगर 10 ईयर्स है तो उसमें ILB से रिलेटेड, ILB sin थीटा वाले ये जो आज हमने एक्सप्रेशन किया इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिले सबको आप ट्राई करना स्टार्ट करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। अगला लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, और साथ में अगला लेक्चर भी न्यूमेरिकल से भरा हुआ रहेगा और उससे अगला लेक्चर भी, और उसके बाद मैं दूंगा आपको NCERT का सॉल्यूशन सोल्व करके। तो इस वीक का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि खत्म कर दे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट सॉल्व दिस कमेंट बॉक्स क्वेश्चन। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।